तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो उस डैम को ओपन कर देते हैं जिससे वो उनके हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं। फिर कोहाकू कहती है कि हमें अपने इतने बड़े मिशन के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि वो काफी सारे लोगों को रिवाइव कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गैन उन नए लोगों को सेंकू की स्टोरी बताने लगता है और बताता है कि उन्हें वाईमैन से बचने के लिए मून पर जाकर उसको रोकना है और उसके लिए उन्हें रॉकेट बनाना होगा। फिर हम देखते हैं कि र्यूसी कहता है कि अब हमने काफी सारे लोगों को रिवाइव कर लिया है तो हमें सभी को इमोशनली एक साथ लाना होगा और उसके लिए मुझे एंटरटेनमेंट मीडिया चाहिए। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि र्यूसी उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ज्यादा लोग होने पर उन्हें कंट्रोल में रखना मुश्किल होता है, सभी को हमेशा अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं, तो इसीलिए हम एंटरटेनमेंट मीडिया का यूज करके सभी की सोच को एक ही डायरेक्शन में लाते हैं। फिर साई कहता है कि लोग एंटरटेनमेंट के बिना नहीं रह सकते और फिर र्यूसी कहता है कि जो भी मीडिया को कंट्रोल करता है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि सेंकू और कासेकी मिलकर एक टीवी बना देते हैं और फिर सेंकू कहता है कि जब हम रेडार बना रहे थे तो हमने कैथोड रे ट्यूब भी बना ली थी। और फिर कासेकी उसे ऑन करता है और हम देखते हैं कि वो टीवी वर्क कर रहा होता है। फिर यो सेंकू से पूछता है कि इस टीवी में चैनल कितने हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि उनके पास टीवी स्टेशन नहीं होता, जिसका मतलब कि उनके टीवी में कोई भी चैनल्स नहीं होते। लेकिन फिर सेंकू उनसे कहता है कि ये टीवी कोई शो देखने के लिए नहीं है। गैन पूछता है कि तो फिर ये किस लिए है, तो फिर र्यूसी उससे कहता है कि जब यूएस से हमारी आज की रेगुलर डिलीवरी आएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो साई से कहता है कि वो है जिसका तुम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूएस से उनकी डिलीवरी आ गई होती है जो कि टाइजू लाया होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक काफी बड़ी मशीन होती है जिसमें काफी सारे वायर्स होते हैं। और फिर सेंको उन सभी को बताता है कि ये सीपीयू 16 बिट है और 60 किलोहर्ट्ज पर रन करता है। इसमें 129 मेमोरी कोर यूनिट्स है जो कि 500 किलोबिट मेमोरी बनाती है और एक 16 किलोबिट बैंक है और ये कॉमन SRAM के बराबर है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर साई उन्हें बताता है कि ये एक निंटेंडो है, मतलब कि वो एक कंप्यूटर होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो उसके लिए कोड लिखने की बजाय एक पंच कार्ड का यूज करते हैं जिसमें मशीन उस पेपर में होल्स के रूप में कोड्स को रीड करती है। और फिर हम देखते हैं कि साई उस पेपर पर काफी सारे होल्स बना देता है जो कि एक कोड होता है और फिर वो उस पेपर को उस मशीन यानी कि कंप्यूटर में डालता है और फिर स्विच ऑन करता है। तो फिर हम देखते हैं कि उससे उस कंप्यूटर में एक टेट्रिस गेम बन जाती है और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि साई उनके लिए काफी सारे वीडियो गेम्स के कोड बना देता है और फिर हम देखते हैं कि उनको खेलकर वो सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि र्यूसी और साई दोनों आपस में चेस खेल रहे होते हैं और उनके पीछे उस कंप्यूटर भी चेस का गेम चल रहा होता है और साई उसी कंप्यूटर की बताई हुई चाल चल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि इससे वो र्यूसी को हरा देता है। फिर र्यूसी कहता है कि ये चेस एआई मेरी ह्यूमन एबिलिटी को सरपास कर चुका है। फिर साई उसे बताता है कि काफी समय पहले एक चेस चैंपियन कैस्परोव एक एआई डीप ब्लू से लड़ा था। साई कहता है कि वो हिस्ट्री का पहला ह्यूमन वर्सेस एआई मैच था। वो र्यूसी को बताता है कि लेजेंडरी 36 मूव पर एआई के लिए बेस्ट मूव उसकी क्वीन से अटैक करना था, लेकिन वो कैस्परोव का एक ट्रैप था। लेकिन फिर डीप ब्लू सोच में पड़ गया और उसने सिर्फ एक पॉन को मूव किया। साई कहता है कि शुरू में सभी को वो एक बैड मूव लगा था, लेकिन वो एक जीनियस मूव था जो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं सोच सकता था। उस समय साइंस ने ऐसा कुछ क्रिएट किया जिसको जाना नहीं जा सकता और वो ह्यूमन की सोच से परे है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मेडुसा को एक वैक्यूम ट्यूब में रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो और फिर वो उसको लॉकर में लॉक कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यो गैन से पूछता है कि क्या तुम्हें चिंता नहीं होती कि कोई भी बाहर से उसे एक्टिवेट कर सकता है, तो गैन कहता है कि इतनी दूरी से वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि मेडुसा चमकने लगती है। फिर तभी हम देखते हैं कि गैन और यो को वैक्यूम ट्यूब टूटने की आवाज आती है तो वो दोनों डर जाते हैं और फिर यो गैन से कहता है कि हमें लॉकर खोलकर उसे चेक करना चाहिए। लेकिन तभी मेडुसा में से उन्हें क्लिक की आवाज आती है तो फिर हम देखते हैं कि वो दोनों डरकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी मेडुसा एक्टिवेट हो जाती है और वो दोनों पेट्रीफाई हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिप पर सभी उस लाइट को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं वो वाईमैन तो नहीं। लेकिन फिर हम सेंकू और र्यूसी को उस मेडुसा की लाइट के पास देखते हैं और वो उससे थोड़ा दूर खड़े होते हैं। और फिर सेंकू कहता है कि पेट्रिफिकेशन बीम जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही तेजी से मूव करती है। फिर र्यूसी कहता है कि और इसकी स्पीड के हिसाब से इसका रेडियस लगभग 20 मीटर होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यो और गैन को रिवाइव कर देते हैं और फिर वो उस लॉकर को खोल कर देखते हैं और वो देखते हैं कि वो वैक्यूम ट्यूब टूटी होती है। और फिर वो गैन और यो से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो गैन कहता है कि हमने कुछ नहीं किया। वो उन्हें बताता है कि पहले अंदर से कुछ आवाज आई, फिर ग्लास के टूटने की आवाज आई, फिर एक क्लिक की आवाज आई और फिर वो बीम आ गई। ये सुनकर सेंकू सोचता है कि वो जरूर वैक्यूम ट्यूब के टूटने की आवाज होगी। फिर हम देखते हैं कि वो सभी बातें करने लगते हैं कि यह जरूर वाईमैन का अटैक होगा और शायद वो मेडुसा को रेडियो वेव से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा कर सकता है तो वो ऐसा पहले ही कर चुका होता। फिर कोहाकू कहती है कि
हमें नहीं पता कि वो आगे क्या करेगा, तो हमें अभी वाईमैन के पास जाकर अटैक करना होगा। फिर क्रोम कहता है कि लेकिन हमें मून पर जाना कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं कि वाईमैन है कहाँ। तो र्यूसी कहता है कि हमें वो पता लगाना होगा। फिर कासेकी सेंकू से पूछता है कि क्या हम वहाँ पर जाकर वो पता नहीं लगा सकते, तो सेंकू उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो उन्हें बताता है कि मून अर्थ के 1/4 जितना बड़ा है। फिर हम देखते हैं कि वो तब तक के लिए मेडुसा की बैटरी निकाल देती है जब तक कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और फिर गैन जाकर यो से पूछता है कि जब मेडुसा यूएस से यहाँ पर आ रही थी तो क्या तुमने उसे टच किया था, तो फिर यो उससे कहता है कि पूरे समय वो ओक्यो के पास ही थी। फिर गैन सेंकू से कहता है कि पक्का तुम्हें ये पता होगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि किसी ने उसे पहले से ही सेट कर रखा हो। तो फिर सेंकू कहता है कि क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेट करने तक हमें सभी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करना चाहिए। फिर वो कहता है कि लेकिन अभी के लिए हम मेडुसा को स्ट्रिक्ट सर्विलेंस में रखेंगे जहाँ उसे कोई भी टच नहीं कर पाएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कहीं पर जा रहे होते हैं और फिर सेंकू हमें बताता है कि कागोशिमा की माइन से नोमानाइट से हमें सेलेनियम मिल गया। फिर वो कहता है कि अब हमें टेलुरियम और आर्सेनिक चाहिए। फिर गैन उससे पूछता है कि आर्सेनिक तो पॉइजन है, तो सेंकू कहता है कि हाँ वो पूरी तरह से पॉइजन है। फिर सेंकू हमें बताता है कि पॉइजन से कवर करके जो हमने हाई वोल्टेज सरफेस बनाया है वो लाइट को यानी कि जो लेंस देखती है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम उस सिग्नल को टीवी स्क्रीन में भेजे तो, और फिर हम देखते हैं कि वो टीवी को ऑन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि टीवी में सेंकू दिख रहा होता है और इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने टीवी कैमरा बना लिया होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उससे मेडुसा पर नजर रख रहे होते हैं लेकिन वो उससे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। फिर र्यूसी कहता है कि दूसरे शब्दों में हम उसे लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करेंगे, तो गैन कहता है कि शायद। तो फिर र्यूसी उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं एंटरटेनमेंट का यूज करके लोगों को साथ में लाऊंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनामी जापान और यूएस के बेसबॉल मैच की लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रही होती है और फिर हम देखते हैं कि बेसबॉल का गेम चल रहा होता है जहाँ योगा यूएस के बैट्समैन को पिच करता है, मतलब कि उसकी तरफ बॉल फेंकता है, तो बैट्समैन उस बॉल को हिट कर देता है जिससे वो बॉल बाउंड्री के पार चली जाती है और वो एक होम रन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी के काफी सारे शोज चल रहे होते हैं और सभी टीवी में उनको देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपना एक स्टूडियो भी खोल देती हैं और फिर सेंकू र्यूसी से कहता है कि टीवी कैमरा तुम्हारे इन फन गेम्स के लिए नहीं है, हम उसे मून पर वाईमैन को लोकेट करने के लिए यूज करेंगे। वो कहता है कि हम वो चेक करके उसकी लाइव फुटेज को अर्थ में भेजेंगे। फिर सेंकू कहता है कि वाईमैन को ढूंढने के लिए हम इस स्टोन वर्ल्ड में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 7 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।